रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कैरिबियन रीजन स्टार्ट किया है और उसके तहत हमने क्यूबा के बारे में पढ़ लिया। हम रिमलैंड एंड मेनलैंड कल्चर के अंदर मैक्सिको से आगे जब बढ़े थे तो हमने रिमलैंड पे फोकस करना शुरू किया और उसी रिमलैंड के तहत फोकस हमारा चल रहा है कैरिबियन आइलैंड्स पे, जिसमें हमने कल जो पहली कंट्री कवर की वो क्यूबा थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो नेक्स्ट कंट्री है वो पोर्टो रिको है, फिर हम डोमिनिकन रिपब्लिक, हेटी, जमाइका, इन सब से होते हुए इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। तो हमारी आज की कंट्री स्टार्टिंग पोर्टो रिको है। दिस इज़ द वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। व्लादिमीर पुतिन ने अपने कल के भाषण में यूक्रेन के 4 हिस्सों को रशिया के साथ जोड़ के ये डिक्लेयर कर दिया कि अब ये रशिया का हिस्सा है। और उन्होंने उस समय में एक स्पीच दी। उस स्पीच के एक एक शब्द को आप बाखूबी समझ जाएंगे अगर हम ये लेक्चर्स कर रहे हैं रीजनल ज्योग्राफी के। एक एक शब्द आप उसका बाखूबी समझते हैं। मैं आज के लेक्चर में यह चीज़ भी करूँगा। हम जब लेक्चर ख़त्म कर देंगे तब हम उस चीज़ को इंड्यूस करेंगे। हम ऑन रिकॉर्ड ही आपको वो 2 मिनट का वीडियो दिखाएंगे एंड आपको समझ आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा समय में हो रही गतिविधियों को समझने में आप कैसे सक्षम हो जाते हैं जब आप चीज़ों को इस तरह से करते हैं जैसे हमने रीजनल ज्योग्राफी के लेक्चर्स किए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें से एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये चीज़ें उन टॉपिक्स के एलिमेंट्स को, उनमें निहित कॉन्सेप्ट्स को, फिनोमेनास को समझने में आपको मैच्योर बनाती हैं, आपको उन सारे सराउंडिंग एक्टिविटीज़ से अवगत कराती हैं। तो सच टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जब तक आपके अंदर वो एक मेंटल मैच्योरिटी जन्म नहीं लेती तब तक आप शायद सिविल सर्विसेज लेवल के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस की जो ज़रूरतें हैं उन्हें नहीं समझ पाते। ये तैयारियाँ इस तरह से होती हैं कि इनमें जिन सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं उन्हें हम इस मैनर में ठेठ नहीं ले सकते कि भाई इसमें से सीधा कौन सा क्वेश्चन निकल रहा है या नहीं। हो सकता है कि वो सभी अनुभव, वो सभी ज्ञान या वो पढ़ाई आपको उस प्रश्न के उत्तर में सहायक बना दे जिस प्रश्न का उत्तर शायद सीधे किसी किताब पढ़ के ना हो सकता था। तो यही पर्पज़ रहता है। तो आप अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर अब ध्यान दिया करें और अपनी रोज़ हो रही पढ़ाई को उससे जोड़ करके देखा करें। आपको एक बेसिक मेंटल मैच्योरिटी गेन करनी है, अपने बिहेवियर को सीजनड बनाना है, तो आप सिविल सर्विसेज ही क्या समाज की ज़रूरतों के नज़दीक आ जाएंगे। और सिविल सर्विसेज इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको समाज ही को जा कर के संभालना है और वो आपको उसके योग्य मानते हैं। उसके लिए उनकी एक प्रक्रिया है जिसे एग्ज़ाम कहते हैं। दैट्स ऑल। तो स्टार्ट करते हैं पोर्टो रिको से। देखिए, पोर्टो रिको एक स्पेनिश कॉलोनी थी, ये तो हम जानते हैं। बस स्पेनिश कॉलोनी 1492-93 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इन इलाकों में आए तो उस समय में जो क्राउन ऑफ स्पेन है उन्होंने पोर्टो रिको को स्पेन का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। सो इट वाज अ कॉलोनी ऑफ स्पेन। लंबे समय तक यहाँ पर स्पेनिश रूल रहा और जब वो स्पेनिश रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ तो यहाँ जो लोग बसा करते थे वो अमेर इंडियंस थे, अमेरिकन इंडियंस जिन्हें हम कह के पुकारते हैं। धीरे धीरे वो अमेर इंडियंस वेनिश किए जाने लगे, उन्हें ख़त्म किया जाने लगा और यहाँ पर अफ्रीकन स्लेव्स लाए गए कामकाज करने के लिए। अफ्रीकन स्लेव्स को लाया गया प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए। समय बीत जाने के बाद इस पोर्टो रिको नाम की स्पेनिश कॉलोनी को स्पेनिश अमेरिकन वॉर्स जो कि 1898 में हुई के समय में यूएसए ने जीत लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसे अपने अंदर ले लिया। तब से हम इसे कॉमनवेल्थ ऑफ पोर्टो रिको के नाम से जानते हैं। इट्स द कॉमनवेल्थ ऑफ पोर्टो रिको। सो कॉमनवेल्थ, दैट इज़ द वेल्थ इज़ in sharing with United States of America. Okay, so it's the Commonwealth of Puerto Rico. 1917 में यहाँ के लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त कर गए थे, यानी कि 1917 से यहाँ के लोग
यूएस के नागरिक माने जाते हैं। अब जब वो यूएस के नागरिक माने जाते हैं तो इस नाते पोर्टो रिको के लोगों को यूएस में जाने में, उनके ट्रेड, ट्रैवल, उनकी मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जा सकते हैं। आई बात समझ में? यही कारण है कि अगर आप पोर्टो रिको को देखें तो ऑलमोस्ट 4 मिलियन इसकी जनसंख्या है, तो कोई ज़्यादा तो नहीं, 40 लाख ही है। और आपको 1 मिलियन के अराउंड पोर्टो रिकन्स न्यूयॉर्क सिटी में भी मिलेंगे। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो वहाँ पहुँच गए। आई बात समझ में? तो ऐसे में कैसा है पॉलिटिकल अरेंजमेंट पोर्टो रिको का, ये समझना ज़रूरी है। अब ये लोग नागरिक तो माने जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, लेकिन कुछ फ़र्क है। वो क्या है? देखिए 1948 से ही यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नर सिस्टम के तहत इलेक्टेड गवर्नर होता है यहाँ का, और उस सिस्टम के तहत यहाँ की गवर्नमेंट मैनेज होती है। ये एक चीज़। 1952 में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट कर लिया, यानी कि पोर्टो रिको का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, और इसके तहत ये चीज़ स्थापित हुई कि यहाँ पर एक इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, यानी कि पोर्टो रिको में एक इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं सरकार, मतलब पोर्टो रिकन्स की सरकार। तो इंटरनल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ एग्जिस्टिंग इन पोर्टो रिको। ओके, लेकिन मैंने अभी बताया कि कॉमनवेल्थ है पोर्टो रिको, जिसके तहत उसके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ संबंध है। यूनाइटेड स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन पोर्टो रिको में एग्जिस्ट करता है, और वो ज्यूरिसडिक्शन जो यूनाइटेड स्टेट्स का यूएस से निकल के पोर्टो रिको में एक्सटेंड होता है, उसके तहत ये चीज़ फैसिलिटेट कराने का काम करते हैं द फेडरल लॉज ऑफ पोर्टो रिको। तो जो फेडरल लॉज हैं उसके तहत यूएस और पोर्टो रिको के रिलेशंस मेंटेन होते हैं, और उन रिलेशंस के तहत सिस्टम ये है कि जो पोर्टो रिकन्स हैं इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को किसी तरह का कोई फेडरल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी कि आप यहाँ रह रहे हैं पोर्टो रिको में, आप नागरिक तो हैं यूएसए के। यही अगर आप यूएसए में रह रहे होते तो जैसे हम इनकम टैक्स इंडिया में देते हैं तो वहाँ भी देना पड़ना था, लेकिन अब ये लोग पोर्टो रिको में रहते हैं, दे आर पोर्टो रिकन्स, तो इसलिए इन्हें यूएसए का कोई फेडरल इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, ये इससे बचे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनको यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने का राइट भी नहीं है। मतलब ये यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। एक तरफ ये वहाँ पर टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स, जो अगर ये यूएस में होते तो पे करने पड़ते। मतलब यूएस के नागरिक तो हैं, लेकिन यूएस का वो नागरिक जो यूएस में ही रहता है, उसके मुकाबले पोर्टो रिको में रहने वाला पोर्टो रिकन एक यूएस नागरिक होने के नाते उस यूएस नागरिक से अलग है जो नागरिक यूएस में ही रहता है। उसे अधिकार है कि वो अपने देश का राष्ट्रपति चुन सकता है, यानी कि यूएस में रहने वाले यूएस नागरिक अपने देश की सरकारें चुन सकते हैं, लेकिन पोर्टो रिकन्स यूएस नागरिक होते हुए भी यूएस की सरकारें नहीं चुन सकते। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। लेकिन ये उनके नागरिक हैं, और उसके तहत इनका वहाँ पर आना जाना, काम काज, व्यापार, इस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ज्यूरिसडिक्शन यहाँ एक्सटेंड करता है, उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स और पोर्टो रिको के फेडरल लॉज के बीच में अरेंजमेंट किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये इनका पॉलिटिकल स्टेटस है। यहाँ के लोग दो राह पर खड़े हैं। यहाँ पर अलग अलग समय में चुनाव हुए हैं, उन चुनावों का समय किताब में दिया है। 1963, फिर 1992 का समय बताया गया है मेरे ख्याल, फिर 1997-8, वो ईयर्स आपके लिए मैटर नहीं करते। यहाँ पर अलग अलग समय में चुनाव हुए हैं, और चुनावों के तहत ये स्थापित हुआ है, लोगों से विचार किया गया है, उनसे वोटिंग कराई गई है कि वो पोर्टो रिको का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं। उसके तहत ये देखा गया कि एक वर्ग है जो ये चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स कॉमनवेल्थ के रूप में रहे। इस बात पर सहमति बनी रहती है देश के अंदर कि पोर्टो रिको एक कॉमनवेल्थ के रूप में बना रहे। लेकिन इस मामले में लोग लगभग बराबर बटे जाते हैं जब ये सवाल आता है कि क्या पोर्टो रिको को इंडिपेंडेंट नेशन हो जाना चाहिए
या पोर्टो रिको को यूएस का 51st स्टेट बन जाना चाहिए कि क्या या तो पोर्टो रिको एक इंडिपेंडेंट नेशन हो जाए पूरी तरह से, सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन, और या फिर पोर्टो रिको 51वां राज्य बन जाए यूएस का। इस बात पर लोग लगभग बराबर बराबर बटे पाए जाते हैं। 50 राज्य हैं अभी यूएस के अंदर, तो ये चाहते हैं, कई लोग ऐसे चाहते हैं कि हम एक और राज्य बन जाए। तो फिर अगर ऐसा हो गया, लोगों ने इस हक में वोट डाल दिया, तो ये 51st स्टेट भी बन सकता है। या यदि वह धड़ा जीत गया जो चाहता है कि ये पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट देश बने, सॉवरेन देश बने, तो फिर ये हो सकता है यूएस ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आ जाए, फिर ये लोग यूएस सिटीजन ना रहें। लेकिन अभी के लिए इन दोनों में बंटवारा है, पर ऐसा कोई निर्णय नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग इस हक में हैं कि पोर्टो रिको एक कॉमनवेल्थ का दर्जा हासिल किया रहे। क्यों? उससे उन्हें एक्सेस मिलता है यूएस का, और इनकी गरीबी को देखते हुए, इनके पिछड़ेपन को देखते हुए, इनके लिए यूएस में इन्हें ये फ्री एक्सेस मिलना इनको बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके कारण यहाँ पर जो ये एक फ़ैसला है कि हमें कॉमनवेल्थ में रहना चाहिए कि नहीं, इसको लेके अमूमन एक सहमति बनी रहती है। आई बात समझ में? इसको लेकर के एक सहमति बनी ही है। यानी कि जो लोग इसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बना देना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर के थोड़े से चूक जाते हैं जब उन्हें ये नज़र आता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट नेशन हुआ तो फिर कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रह पाएगा, और अगर कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रह पाया तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। आई बात समझ में? देखिए, भारत भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, भारत, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ, द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। लेकिन आपको समझना होगा कि इंडिया एक सॉवरेन नेशन के रूप में कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन भारत ने कॉमनवेल्थ को चुना, याद रखिएगा। तो पोर्टो रिको में भी एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि कॉमनवेल्थ स्टेटस बना रहे, लेकिन हाँ, वो सॉवरेनिटी चाहते हैं। और दूसरा हिस्सा है वो कॉमनवेल्थ की कहानी की बात ही नहीं कर रहा, वो सॉवरेनिटी की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा ख़त्म करो इसे, 51वां राज्य घोषित करवाओ यूएस का, 51st स्टेट बनाओ, ये कुछ नहीं रहेगा, ये स्टेट हो जाएगा यूएस का। तो इस तरह से एक राजनीतिक भविष्य अभी इसका अधर में लटका हुआ है, यानी कि बीच बचाव में लटका हुआ है। अमूमन कैरिबियन रीजन में जो मुल्क हैं वो कॉलोनियल इम्पैक्ट में कुछ इस तरह रहे कि आज के समय में भी उनके जो पॉलिटिकल फ्यूचर हैं वो उतने क्लियर नहीं हैं। ख़ास तौर पर जब हम लेसर एंटीलेस की बात करेंगे, वो उतने क्लियर नहीं हैं, क्योंकि जो उनकी अर्स्टवाइल कॉलोनियल पावर रही, उनका जुरिस्डिक्शन आज भी किसी न किसी मैनर में इन कंट्रीज़ में रहता है। भारत ने तो खुद को ब्रिटिश जुरिस्डिक्शन से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। भारत ने संविधान बनाया, खुद को एक गणराज्य घोषित कर लिया, और उसके बाद हम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े। लेकिन विश्व के बहुत से मुल्क आज भी इस जद्दोजहद में हैं कि उन्हें आगे इंडिपेंडेंटली सॉवरेन मैनर में बढ़ना है कि नहीं। तो ऐसी एक चीज़ यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। इतनी बात क्लियर हुई? डन। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर अर्थव्यवस्था के रूप में क्या होता होगा पोर्टो रिको में। देखो, जब हम पोर्टो रिको की बात करते हैं, इसका खूबसूरत इलाका है जो बीचेस से घिरा हुआ है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और इसकी राजधानी, क्या नाम है उसका? गुड। तो इसकी राजधानी सैन जुआन जो है वो यूएसए के इस क्षेत्र में जो मियामी है, मियामी बीच के बाद सैन जुआन जो है वो वन ऑफ द टॉप क्रूज़ शिप्स के लिए बीच माना जाता है। यानी कि जो क्रूज़ टूरिज़्म यहाँ प्रमोट होता है कि क्रूज़ शिप्स यहाँ घूमते रहते हैं, मियामी से निकलते हैं, क्यूबा हो गया, हेटी हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, उधर छोटे छोटे आइलैंड हो गए, यहाँ पर क्रूज़ शिप टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है। रास्ते में अलग अलग जगह रुकने के अवसर बहुत मिलते हैं, और लगभग यूरोपियन प्रभाव सा है, अमेरिका का इस क्षेत्र में डोमिनेंस भी है। सो आपको यूरोपियन क्रूज़, अमेरिकन क्रूज़ बहुत मिलेंगे यहाँ पर। दिस रीजन इज़ फेमस फॉर क्रूज़ टूरिज़्म, और ऐसे में उन क्रूज़ शिप बीचेस के रूप में सैन जुआन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये एक चीज़ है, यानी कि इनके वो बीचेस और अंदरूनी इलाकों में आने वाले पर्वत, पहाड़, क्योंकि हमने बताया कि ये टेक्टोनिकली प्रभावित इलाका है, तो पर्वत भी आते हैं यहाँ। इधर आ जाओ। तो अंदरूनी इलाके पर्वतों से घिरे हुए हैं, तो किनारे पर बीचेस, भीतर लश ग्रीन माहौल, ये अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। टूरिस्ट यहाँ आते हैं।
क्लियर? इन सभी कैरेबियन रीजन्स में टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसे हम सर्विस सेक्टर कह के पुकारेंगे। लेकिन चलिए मानिए कि आज टूरिज़्म का विकास हो रहा है, तो पहले क्या, लंबे समय से यहाँ पर क्या हो रहा था? वही जो तमाम इन कैरेबियन रीजन में होता है। यहाँ पर स्पेनिश लगभग 400 वर्षों तक क्या उगाते रहे? शुगर। ये रीजन शुगर के लिए इम्पॉर्टेंट है, टोबैको के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये रीजन कॉफ़ी के लिए इम्पॉर्टेंट है, कोकोआ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कॉफ़ी, कोकोआ, टोबैको, शुगर, ये कैरेबियन आइलैंड एरियाज़ इन चीज़ों के लिए बहुत मशहूर हैं और आज भी ये चीज़ें यहाँ पर उगती हैं और इनका जो मेन बायर है वो अमेरिका है। यानी कि इन क्षेत्रों के सर्वाइवल में अहम भूमिका यूएसए निभाता है। तभी तो आप ये समझ सकिए कि जब क्यूबा में फिडेल कैस्ट्रो ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी इस्टेब्लिश कर दिया था, नेशनलाइजेशन कर दिया था एसेट्स, इंडस्ट्रीज़ एंड रिसोर्सेज का, तो उस समय में यूएस ने उस पर एम्बार्गो लगाए। मतलब सोचने की बात है कि क्या उस समय में दुनिया भर में ट्रेड रिलेशंस इतने बड़े और ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा या इतना कॉम्प्लेक्स हो गया था कि इकोनॉमिक एम्बार्गोज काम करेंगे, पॉलिटिकल एम्बार्गोज काम करेंगे। लेकिन वो काम करने वाले थे क्योंकि इन मुल्कों की एक समस्या ये है कि इनके आसपास जो एक बड़ा बाज़ार है वो यूएस का बाज़ार है, ये बड़े स्तर पर उस पर निर्भर हैं। इसी तरह से पोर्टो रिको का लगभग 60% जो उत्पादन है उसका खपत यूएस में ही होता है, तो ये बड़े स्तर पर यूएस पे डिपेंडेंट है। एक समय हुआ करता था यहाँ पर शुगर केन कल्टीवेशन काफ़ी प्रमोट हुआ, चला, लेकिन अब समय बीत जाने के साथ साथ जैसे यूएस इसका बाज़ार बनता जा रहा है, तो जिन चीज़ों की वहाँ पर खपत अधिक है वैसी चीज़ें यहाँ पर उगती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। जैसे शुगर केन से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन अब आपको डेयरी प्रोडक्शन और लाइफ स्टॉक रियरिंग में मिलेगी। तो ये बदल रहा है, एग्रीकल्चर में ये बदलाव आया। आप उन कैश क्रॉप से निकल करके डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं, लाइफ स्टॉक रियरिंग की तरफ आ रहे हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और यूएस में भी बड़ी मांग है, इस वजह से ये बदल रहे हैं। यूएस इनको इस तरह से भी प्रभावित करता है। लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ का मेन स्टे नहीं है, यहाँ की इकोनॉमी का मेन स्टे एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर को सरपास कर दिया किसी और सेक्टर ने, और सरप्राइजिंगली एक इतने छोटे मुल्क के लिए अगर हम बात करें तो ये बड़ी बात है कि इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ही डायनेमिक है। आई बात समझ में? जब हम ग्रेटर एंटिलेस की बात करते हैं तो पोर्टो रिको सबसे छोटा है। पोर्टो रिको इज़ द स्मॉलेस्ट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक राज्य है दिलावर है, उससे जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा है, इससे ज़्यादा नहीं। तो छोटा मुल्क होता है, ग्रेटर एंटिलेस में सबसे छोटा, लेकिन फिर भी बहुत ही डायनेमिक इंडस्ट्रियल सेटअप है यहाँ पर। उसका रीज़न क्या रहा होगा? उसका रीज़न है 1950 के बाद से ही लगातार जो यूनाइटेड स्टेट्स की कॉरपोरेशंस हैं, द कॉरपोरेट हाउसेस, द कंपनीज़, उन्होंने यहाँ पर बड़े स्तर पर निवेश किया, यहाँ पर बड़े स्तर पर निवेश किया। कारण क्या रहा होगा? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा यूएस में, है ना, क्योंकि ये भी यूएस टेरिटरी ही काउंट होती है। यहाँ के लोग यूएस सिटीजन हैं और मैंने आपको बताया ट्रेड एंड मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप यहाँ प्रोड्यूस करिए और यूएस में एंटर करेगा, वो भी बिल्कुल ड्यूटी फ्री। ये एक चीज़। दूसरा बेनिफिट जो मिलता है वो ये कि देखिए, ये बेनिफिट नहीं मिलता कि यहाँ पे लेबर लॉज नरम हैं। लेबर लॉज यहाँ पर यूएस वाले ही हैं, वही लेबर लॉज, क्योंकि ये लोग यूएस के सिटीजन हैं तो लेबर लॉज तो वही रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर निवेश करने का कारण ये है कि यहाँ पर टैक्स से छूट है, टैक्स से छूट है। तो यहाँ पर लोग कमाएंगे तो फिर उनको वहाँ पर टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे उस हिसाब से, तो टैक्स से एग्जम्पशन मिलती है, ये एक बेनिफिट है। यूएस में सामान एंटर होता है तो ड्यूटीज़ नहीं देनी पड़ती, ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरी चीज़ की लॉज लेबर के वही हैं जो यूएस में, लेकिन लॉज से क्या करना है? मेन एस्पेक्ट तो इन्फोर्समेंट का होता है ना। लॉज को लागू कराने वाली संस्थाएं, लॉज की पालना होना, वो बड़ी चीज़ है। तो ये मुल्क, ये नहीं आप कह सकते कि जैसा यूएस में लॉ इन्फोर्स होता होगा वैसा ही इन्फोर्समेंट यहाँ भी है। तो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की कमियाँ हैं, वीकनेसेस हैं। इन कारणों से भी यहाँ पर
एस्केप करने का मौका मिल जाता है। देखिए ब्राइब है, करप्शन है, कैरिबियन रीजन इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। ले दे करके जगहें, ज़मीनें सस्ती हैं, यूएस की तरह तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको ज़मीनें सस्ती मिलती हैं। फिर आसपास के इलाकों का बाज़ार भी मिल जाता है, यूएस का बाज़ार भी मिल जाता है। इन्फोर्समेंट ईजी है, सरकारी अनुमतियाँ लेनी सरल हैं। ये सब चीज़ें हैं, इसके कारण से निवेश यहाँ पर काफ़ी हुआ। तो डायनेमिक इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और उसने एग्रीकल्चर को पास कर दिया है, वो आगे बढ़ गया है। लेकिन ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना नहीं है कि वो बड़े स्तर पर ज़िंदगी बदल दें यहाँ के लोगों की। 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, 60% पीपल गरीबी रेखा के नीचे हैं। एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो पूरा कैरिबियन रीजन है, यहाँ पर बड़ी स्ट्रांगली पिरामिडल सोशो इकोनॉमिक पैटर्न है सभी जगह पे। वहाँ पर आपको ये नज़र आएगा कि मुट्ठी भर लोगों ने ही पूरे देश की वेल्थ और पावर को अपने हाथों में कंसंट्रेट कर रखा है। ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ओके, इस चीज़ को भूलिएगा मत। तो यहाँ पर भी आपको बड़ी गरीबी नज़र आती है, 60% लोग गरीब हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक इशू है, सच थिंग्स आर वर्किंग। लेकिन धीरे धीरे सरकार सुधार कर रही है, और सुधार में इन सभी देशों की आस है टूरिज़्म। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। उसके क्या नतीजे निकलेंगे वो हम अभी डिस्कस करेंगे जब पहले कंट्रीज़ कर लेते हैं। तो टूरिज़्म ही इनकी आस और उम्मीद है, तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सेक्टर्स ग्रो कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से अब ये आगे निकल चुके हैं। इंडस्ट्री इकोनॉमी यहाँ की अब प्राइमरी नहीं रह चुकी है, वो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर एंटर कर चुकी है। यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे एक बड़ा पैमाना है लोगों का, जिन्हें अभी ऊपर आना है। प्रमाणित होता है कि वेल्थ कुछ हाथों में ही कंसंट्रेटेड है, वेल्थ कुछ ही हाथों में कंसंट्रेटेड है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, यहाँ पर भी और कैरिबियन के बाकी मुल्कों में भी देखने को मिलेंगी कि लगभग जो मेजॉरिटी सेक्शन है देश का वो गरीबी में रहेगा, और उसके पास पूरे देश की मुश्किल से 15 से 20% ही जीडीपी का हिस्सा पहुँचेगा। मेजॉरली सेक्शन वही है, लेकिन मुट्ठी भर 10% लोगों के पास जीडीपी का लगभग 40 से 50% हिस्सा होगा। तो 10% लोग जीडीपी का 40-50% हिस्सा कंज्यूम कर रहे हैं, और जो मेजॉरिटी सेक्शन है पॉपुलेशन का, उसके पास जीडीपी का 1/5 या कहीं कहीं 1/4 हिस्सा ही पहुंच रहा है। इससे पता लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिवीज़न है सोसाइटी के अंदर रिच और पुअर की, और मिडिल क्लास अभी बहुत ही नेसेंट स्टेजेस में है, यानी कि बहुत ही नवजात स्टेज पे है, अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि 40% अगर 10% रिच ने ले लिया जीडीपी का शेयर, और 25% या 20% के अराउंड शेयर इन मेजॉरली सेक्शन ने ले लिया, तो 40 और 20 तो 60 तो इधर ही निकल गया, और बाकी बची मिडिल क्लास के पास बचता है 30 से 40% का हिस्सा, 30 से 35% का हिस्सा। वो अभी यहाँ पर उतनी मैच्योर नहीं हुई। इसलिए ये प्रमाणित होता है कि इन देशों में एक खाई एग्जिस्ट करती है, एक डिवीज़न तो है, और यही डिवीज़न यहाँ के इलाकों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करती है। समाज को तोड़ने का काम यही विभाजन करता है, क्योंकि जो लोग मार्जिनलाइज हैं, जो पुअर हैं, इलिटरेसी में हैं, हंगर है, वहाँ पर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो देश में जब इन अल्ट्रा रिच लोगों को देखते हैं, जब इन टूरिस्ट को देखते हैं जो कि बहुत अमीर हैं, तो फिर नेचुरली उनके बीच यह विचार पैदा होता है कि हमारी परिस्थितियों के ऐसे कारण क्यों, देश वही है, हम नागरिक भी वही हैं, लेकिन फिर भी इतना परिवर्तन क्यों। जो लोग यहाँ से अमेरिका काम करने जाते हैं, उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे यानी कि रेमिटेंसेस भी यहाँ की आमदनी का एक हिस्सा बनते हैं, और जिनके परिवारों से लोग यूएस गए हैं, उनके भेजे जाने वाले रेमिटेंसेस के कारण इन परिवारों की परिस्थिति रिलेटिवली दूसरे परिवारों के मुकाबले बेहतर है। यही कारण है कि कैरिबियन में एक ट्रेंड और नज़र आएगा कि रिसोर्सेज की कमी होने के कारण और रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज ना करने के कारण, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होने के कारण, जो बेसिक सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी होने के कारण समाज में वह विकास नहीं, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर जब संभावनाएं नहीं दिखती, जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती, वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं।
तो युवाओं का एक माइग्रेटिंग ट्रेंड नज़र आएगा विकसित मुल्कों की ओर, और ऐसे में कहीं उन्हें यूएस एक एंट्री पॉइंट मिले तो क्या ही बात है, ना भी मिले तो वो मैक्सिको से किन्हीं भी तरह से या फ्लोरिडा राज्य से किन्हीं भी तरह से यहाँ दाखिल होना चाहेंगे, और ये एक इलीगल माइग्रेशन का इशू बनता है। और ह्यूमन ट्रैफिकर्स आज की डेट में इनसे बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब ये खुद ही नहीं जाते, इवन एशियाई युवा लड़के और लड़कियां भी इन इलाकों का रूट फॉलो करती हैं और यूएस में दाखिल होती हैं। भारतीय भी आपको इस जद्दोजहद में दिखेंगे, वो फ्लोरिडा के जंगलों से होते हुए या फिर मैक्सिको से होते हुए आपको यूएस में घुसते हुए नज़र आएंगे। बहुत से ऐसे केसेस भी हम सुनते रहते हैं। ओके, तो ये एक ट्रेंड है, मतलब हम समझ रहे हैं दुनिया भर में कि ये पूरे क्षेत्र का हाल बयान कैसा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली ये कैसे हैं। ओके, क्लियर इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और कहानी है हिस्पैनियोला की, यानी कि एक ऐसा आइलैंड, मैं ये मैप पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर है ना, फिर भी एक बार मैप दिखा देते हैं यार। कोई भी तो व्यक्ति ऐसा हो सकता है ना जो पहली बार ही लेक्चर देख रहा हो, यूट्यूब पे कोई भी आ गया, किसी ने भी देख लिया। हम तो बिल्कुल ही यूट्यूब की मर्यादाओं से बाहर जी रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि नहीं। चालाकी ना करें, गलतियां ना करें, करप्शन ना करें, पर कुछ जायज़ काम तो कर ही सकते हैं, वो करने चाहिए मुझे लगता है कि नहीं। तो वो जिस व्यक्ति ने आज पहले ही दिन कुछ ये लगाया होगा उसको बता दें कि हम इस कैरेबियन क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये कैरेबियन सी है और मैं इन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जिसमें से क्यूबा हो चुका है, अभी अभी हमने पोर्तो रिको किया है, और अब हम इस बीच वाले आइलैंड हिस्पैनियोला की बात करने जा रहे हैं जो 2 मुल्कों में बटा हुआ है, जिनमें ईस्टर्न साइड पर जो मुल्क है वो डोमिनिकन रिपब्लिक है और वेस्टर्न साइड पर जो मुल्क है वो हेटी है। देखने से पता लगता है कि जो ईस्टर्न साइड का मुल्क है उसने ज़्यादा एरिया एक्वायर किया हुआ है और वेस्टर्न साइड के मुल्क ने, हेटी ने, कम ही इलाका ऑक्यूपाई किया हुआ है, ऐसा देखने में लगता है। तो यही कहानी थी। मैप के कंपैरेटिवली जो ये पीडीएफ रहता है इसकी खासियत ये है कि आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। उंगलियों को इतनी आदत पड़ जाती है इस बात की कि कई बारी कॉपी या मैप में भी चीज़ें बड़े करने की कोशिश करते हैं। मुझसे 1-2 बार ऐसा हुआ है, हालांकि ये ठीक नहीं है, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये संक्रमण के समीप ही माना जाता है। ओके, जब भी कभी आपको ऐसी चीज़ हो, हंसने की बजाय विचार करिए कि दोबारा ऐसा ना हो। ऐसी आदतें होनी ठीक नहीं, दिमाग के विकास के लिए ठीक नहीं। तो ये हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, द हिस्पैनियोला। ये पोर्टो रिको हम करके हटे हैं। ओके, दिस वन। तो ये लार्ज एरिया कवर कर रहा है, ये द डोमिनिकन रिपब्लिक, एंड दिस वन इज़ द हेटी। ओके, अब एक चीज़ और आपको दिखा दें कि जब हमने कल क्यूबा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उनकी एक इमारत के बारे में जो हवाना में थी, सरकारी बिल्डिंग, जो कि आपको अमेरिकन कल्चर के विषय में बता रही थी। ऐसे ही मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि यूएस गवर्नमेंट की बिल्डिंग है सैन जुआन पोर्टो रिको में, और इस बिल्डिंग को भी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये भी लगभग अमेरिकन कल्चर को ही रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन आपको यहाँ पर स्पष्ट नज़र आ जाएगा ये यूएस का फ्लैग है और ये पोर्टो रिको का फ्लैग है, यानी कि दोनों के फ्लैग आपको नज़र आ जाएंगे। ओके, तो दोनों ही मुल्क हेटी वेस्ट में और डोमिनिकन रिपब्लिक ईस्ट में एक ही आइलैंड का हिस्सा है और वो है हिस्पैनियोला। यहाँ पर स्पेनिश जो हैं उनका कंट्रोल ईस्टर्न साइड पे रहेगा और फ्रेंच जो हैं उनका कंट्रोल वेस्टर्न साइड पे रहेगा। फ्रेंच जो हैं उन्हें बुकानियर्स कहा जाता है। यहाँ पर बुकानियर्स का मतलब होता है द पायरेट्स, द फ्रेंच बुकानियर्स, द पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। तो कैरेबियन क्षेत्र के पायरेट्स भी बड़े मशहूर रहे हैं, फिल्में भी बनी हैं, पायरेट्स, समुद्री लुटेरे। ओके, तो होता क्या रहा, ये वेस्टर्न क्षेत्र में इन फ्रेंच बुकानियर्स के द्वारा टोबैको की खेती की जाती थी, शुगर की भी खेती होती थी, मेन एस्पेक्ट था टोबैको। धीरे धीरे यही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गया। दूसरी तरफ डोमिनिकन रिपब्लिक, और हम ये जानते हैं कि डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और पोर्टो रिको ये किसके कंट्रोल में चला गया? नहीं, बाद में किसके कंट्रोल में चला गया? यूएस के कंट्रोल